Ji, for your very nice and hearty introduction. Honorable President of the college, Dinesh Goyal ji, and other members of the managing committee. Honorable Principal Sahib, Anupam ji is also old friend of mine. और चीफ गेस्ट हमारे संजीव गुप्ता जी हमारी यूनिवर्सिटी में मेरे कलीग हैं। डीन रिसर्च दिनेश ददीती जी जो हमारे सीनियर टीचर हैं, यूनिवर्सिटी के सीनियर टीचर रह चुके हैं, रिटायर्ड। और गेस्ट ऑफ द ऑनर रजनी गुप्ता जी जो है एक्ट्रेस, इनको सुनना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा मेरे लिए भी। संगीता गुप्ता जी बड़ा नाइसली कंडक्ट कर रही हैं, मेरी कलीग हैं हिस्ट्री में। मेरे छोटे भाई के पास अदर डिग्नेटरी ऑन एंड ऑफ द डायस, डियर टीचर्स, कलीग्स, स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। मेरे ख्याल हिंदी में है या मिक्स लैंग्वेज में ठीक रहेगा, स्टूडेंट्स आर आल्सो सिटिंग देयर। सबसे पहले थोड़ी सी करेक्शन कर दूं, मेरे इस पे जो लिखा हुआ है परिचय पे डीन सोशल साइंसेज, स्टिल आई एम नॉट वर्किंग एज डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज, मेरा टर्म पूरा हो चुका है। आज का जो थीम है सीधा इसी पे बात करते हैं। थीम ये मेरा भी इंटरेस्ट एरिया है और मैं भी प्रिंसिपल साहब से बात भी कर रहा था। मैंने कहा ये थीम किसने सोचा था, बड़ा इंटरेस्टिंग थीम है, बड़ा रेलेवेंट भी है और हमेशा रेलेवेंट रहते हैं ऐसी थीम। ट्रेडिशन टू मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमें मौका देता है दोस्तों कुछ रिफ्लेक्ट करने का, आत्ममंथन करने का मौका देता है कि ट्रेडिशन जो है, जो सदियों पुरानी होती है, ट्रेडिशन को किस हद तक रिटेन किया जाए, कितना रिटेन किया जाए, और साथ ही जो मॉडर्निटी है या मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशन की ओर कितना बढ़ा जाए। तो बड़ा मौजूद थीम है और इस थीम में देखो 3 मुद्दे आते हैं बेसिकली। असल में मैं इनको 2 ही कहूँगा, 2 में ही क्लब करूँगा। पहला है ट्रेडिशन, दूसरा है मॉडर्निटी और तीसरा है ट्रांसफॉर्मेशन या मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशन। मैं ट्रांसफॉर्मेशन को मॉडर्निटी के साथ ही क्लब कर रहा हूँ, हालांकि ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेडिशन का भी होता है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन जब होता है तो वो ट्रेडिशन काफ़ी हद तक बदलती भी है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग थीम है। मैं हिस्ट्री का टीचर हूँ, हिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ और सोशल साइंस का स्टूडेंट हूँ। तो सोशोलॉजिकल और हिस्टोरिकल डिबेट्स रही हैं, इस पर मैं उन डिबेट्स की कुछ बात करूँगा। बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट रही हैं और इंडिया के कंटेक्स्ट में हम बात करेंगे। हालांकि ये बहुत ब्रॉड थीम है, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। हालांकि कुछ कम्प्लेक्स बातें भी आएंगी, लेकिन मैं कम्प्लेक्स टू सिंपल टू कम्प्लेक्स ही बात करता हूँ हमेशा। देखिए इसमें 2 मुद्दे हैं मेनली, 2 या 3 मुद्दे, उन्हीं की बात करता हूँ। पहले थोड़ा सरल शब्दों में समझते हैं ट्रेडिशन क्या है। ट्रेडिशन का मतलब है ए कंटिन्यूड कस्टम, मतलब एक चली आ रही, सदियों से चली आ रही एक परंपरा या परंपराएं, बिलीफ्स, हमारे जो बिलीफ सिस्टम्स हैं, हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं वगैरह वगैरह, ये सब ट्रेडिशन में आते हैं। ट्रेडिशन के बारे में बड़ी जो डिबेट रही है, एक चीज़ मैं मतलब विशेषता में बात कर रहा हूँ, अभी और भी बातें बाद में भी करूँगा। एक चीज़ और है, जो ट्रेडिशन है ये सिलेक्टिव मेमोरी है, जैसे एरिक हॉब्सबॉम कहते हैं, सिलेक्टिव मेमोरी है। मेरी बात ज़रा समझने की कोशिश करना। ऐसा नहीं है सारी की सारी ट्रेडिशन जो है वो हमारे सामने होती है, मतलब किस ढंग से जो है नैरेटिव दिया जाता है ट्रेडिशन का। जैसे आज हमारे सामने नैरेटिव खड़ा किया गया, काफ़ी वर्षे से बड़ा जतन करके एक नैरेटिव बनाया गया कि भारत एक प्राचीन देश था, भारत ने इतना कुछ दिया दुनिया को वगैरह वगैरह। ये है नैरेटिव जो कि पावर क्रिएट करती है। मैं क्रिटिकल थिंकर हूँ, थोड़ा क्रिटिकली बात करता हूँ। तो एरिक हॉब्सबॉम का विचार मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। वो कहते हैं ये एक सेलेक्टिव मेमोरी है। मेमोरी तो है लेकिन सेलेक्टिव है। सारी ट्रेडिशन को हम नहीं जानते, बहुत सारी ट्रेडिशन रही है, बहुत सारी ट्रेडिशन को जानबूझ के बुलाया भी जाता है। जैसे मेडिवल टाइम में जो ट्रेडिशन बनी उनको शायद आजकल भुलाने की बात
कुछ करने लगे लोग, मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाऊंगा। दूसरी बात, जो ट्रेडिशन है, तीसरी बात, जो ट्रेडिशन है ये जो है इनजस्टिस को, इनइक्वालिटीज़ को, हायरार्कीज़ को भी लेके आती है। ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक इश्यू है। अभी हमारे प्रिंसिपल साहब भी बात कर रहे थे कि हमारी ट्रेडिशन में इनजस्टिस का एक बड़ा ही डीपली रूटेड एलिमेंट रहा है। तो इसलिए जो ऑप्रेसिव ट्रेडिशंस हैं, इनके विरोध की भी परंपरा रही है हमारे देश में, और ये परंपरा भी आज से नहीं, ये भी ट्रेडिशन का ही हिस्सा है, ये भी मैं बात बता दूँ। लेकिन जो मॉडर्न थिंकर हैं या मॉडर्न जो रिफॉर्मर हैं, वो इसकी काफ़ी बात करते हैं। मैं खासकर यहाँ फूले, जिस पे मैं काम करता हूँ, फूले स्टडीज और फूले चेयर भी है मेरे पास, और अम्बेडकर, इन दोनों का विजन में ला रहा हूँ, जिन्होंने ऑप्रेसिव ट्रेडिशंस का विरोध किया, बड़ा भारी विरोध किया है ना। अम्बेडकर साहब कहते हैं, संविधान सभा में ही कहा है उन्होंने ये बात। अम्बेडकर का विचार बड़ा इंटरेस्टिंग है। नहीं, संविधान सभा में नहीं, ये बात उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो उनकी फेमस ट्रीटाइज है, बड़ी फेमस रचना है, जैसे मार्क्स की दास कैपिटल है ना, उसी तरह एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को गिना जाता है। क्योंकि उससे पहले, अम्बेडकर से पहले, कास्ट के गुण और दोष बताए जाते थे। अम्बेडकर ने कहा कास्ट में गुण भी हो सकते हैं। वो कहते हैं यू कांट बिल्ड ए नेशन, यू कांट बिल्ड ए मॉरलिटी, यू कांट बिल्ड एनीथिंग ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। आप कुछ भी नहीं बना सकते कास्ट के बेस पे। ये मैं शुरू में एक बात आपके सामने रख रहा हूँ कि ट्रेडिशन को इतना जो हम महिमा मंडित करते हैं, ये भी थोड़ा सावधानी से देखने की जरूरत है। तो ट्रेडिशन जो है, एक चीज और है, ट्रेडिशन जो है लोकलाइज होती है, स्थानीय, किसी स्थान से जुड़ी हुई परंपरा होती है, परंपराएं होती हैं। मैं मॉडर्निटी पे बात करूंगा। मॉडर्निटी जो है वो ग्लोबलाइज है, ग्लोबलाइज हुई है समय के साथ। एक अब ट्रेडिशन की कुछ ब्रीफली विशेषताएं बताएं तो 4-5 विशेषताएं उभरती हैं। जैसे ट्रेडिशन में क्या है, रिलीजन आते हैं, है ना। इस पर समाजशास्त्र में बड़ी डिबेट है, ट्रेडिशन और मॉडर्निटी की डिबेट है। ट्रेडिशन के अंदर भी 2 तरह की ट्रेडिशन होती हैं, लिटिल ट्रेडिशन, ग्रेट ट्रेडिशन। निचले लोगों की अपनी परंपराएं हैं, बड़े लोगों की, सो कॉल्ड जो बड़े लोग हैं उनकी अपनी परंपराएं हैं। ये भी डिबेट है समाजशास्त्र में। तो पहली चीज इसमें आती है धर्म, हमारे जो धर्म है और धार्मिक परंपराएं। दूसरी चीज है हमारी कस्टम्स। तीसरी चीज है कल्चर। कल्चर को भी ध्यान से देखने की जरूरत है, हर चीज को थोड़ा क्रिटिकली देखा जाना चाहिए। कल्चर को बहुत हम गौरवान क्या कहेंगे, मतलब ग्लोरीफाई करते हैं, पर इसी कल्चर से हमारे गाली गलौज भी आते हैं। कल्चर का हिस्सा है, कल्चर का खरपतवार है ये। तो कल्चर है, और इसके अलावा जो है ओल्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे फैमिली है, कास्ट सिस्टम है, वगैरह वगैरह, हाँ, मैरिज सिस्टम है। मैं मैरिज को भी थोड़ा क्रिटिकली देखता हूँ, क्योंकि हमारे जिसको हमारे मैरिज बोलते हैं, विदेश में इसको फोर्स मैरिज कहा जाता है। ये भी थोड़ा सा मतलब मंथन हर चीज़ पे होना चाहिए। तो मैरिज है, और चीज़ें हैं, और क्या, जैसे मतलब अनसाइंटिफिक बिलीफ हैं, अनसाइंटिफिक बिलीफ, सुपरस्टिशंस हैं। लेकिन कुछ अच्छी बातें भी हैं, जैसे ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम्स हैं। आजकल इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात हो रही है, एनईपी में आ गए हैं ये, तो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम रहे हैं। इसके अलावा प्रोवर्बल विजडम है, हमारी जो कहावतें हैं, हमारी कहावतें, देखिए कहावतों में बड़ी गहरी बात होती है ना। हालांकि यहाँ फिर मैं एक बात जोड़ दूँ, बहुत सारी कहावतें बायस, हमारे कास्ट बायस को भी रिफ्लेक्ट करती हैं, जो जातियों को लेके, कम्युनिटी को लेके जो कहावतें बनी हैं। तो ट्रेडिशन में बहुत सारा बायस का भी एलिमेंट होता है, बहुत सारी जो है नैरो सोच भी होती है, मतलब धारणाएं हैं। तो ये है ट्रेडिशन। अब आते हैं बात मॉडर्निटी की, मॉडर्निटी पे बात करते हैं। मॉडर्निटी क्या है, देखो इसको एक्सप्लेन करना आसान नहीं है। नॉर्मली यूरोप में ये एक फिनोमिना पैदा हुआ, एक फिनोमिनल ट्रांसफॉर्मेशन था, जो खासकर मिडिल एजेस के बाद उभरा। हिस्ट्री में अगर जो हिस्ट्री के स्टूडेंट है वो जानते हैं, रिनेसा, रिफॉर्मेशन, एनलाइटमेंट वगैरह वगैरह के बाद ये सब आता है। पहले यूरोसेंट्रिक था, यूरोप में था, धीरे धीरे ये ग्लोबलाइज हुआ, बाद में ये दुनिया में जाता है।
और मॉडर्निटी पूरी दुनिया में फैलती है, मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, कल्चर का भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कल्चर जो या ट्रेडिशंस का भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है जहाँ भी मॉडर्निटी पहुँचती है। दूसरी बात, जो मॉडर्निटी है ये ज़्यादातर जो मॉडर्निटी है ये जिसको मॉडर्नाइजेशन कहेंगे ना, मॉडर्नाइजेशन आधुनिकीकरण, ये वेस्टर्नाइजेशन के साथ आया है। ये भी थोड़ा भारत में भी कुछ ऐसे होता है और दुनिया के दूसरे देशों में भी, क्योंकि हम कॉलोनियल सिस्टम का हिस्सा थे, है ना। उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद पूरी दुनिया में यूरोप के लोगों का फैला, वेस्ट के लोगों का। तो वेस्ट से जो उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद आया वहीं से वेस्टर्नाइजेशन आया। वेस्टर्नाइजेशन के साथ ही मॉडर्नाइजेशन भी आता है। तो इसमें एक ही प्रॉब्लम भी है कि ज़्यादातर जो मॉडर्न थॉट है वो यूरोसेंट्रिक होते हैं, है ना। तो इसको भी थोड़ा क्रिटिकली देखने की जरूरत है। आजकल यूरोसेंट्रिक थॉट्स को हम थोड़ा रिफाइन कर रहे हैं। दूसरी बात जो मॉडर्निटी है, तीसरी बात, मॉडर्निटी ग्लोबलाइज होती है। जैसे एंथनी गिडेंस कहते हैं कि मॉडर्निटी ओवर द टाइम्स, शुरू में और यूरोसेंट्रिक थी लेकिन ओवर द टाइम्स ग्लोबलाइज हुई है। अब सब हम मॉडर्नाइजेशन की ओर ही बढ़ रहे हैं। पूरा का पूरा जो विश्व है, देखिए हमारे कपड़े हैं, हमारी ड्रेसिंग है, हमारी टेक्नोलॉजी है, ज़्यादातर बदल चुकी है। अच्छा, मॉडर्निटी को जब डिफाइन करते हैं, मैं क्लास में जब पढ़ाता हूँ ये टॉपिक, तो मैं बच्चों से एक बड़ा सिंपल सी बात करता हूँ, मतलब मजाक में। मैंने कहा भाई मॉडर्न होने का मतलब क्या है। मैं मॉडर्न होने की विशेषताएं जब बात करता हूँ, मॉडर्न होने का मतलब जो है कि मेरी तरह टाई लगा लेना, हैट लगा लेना या लिपस्टिक लगा लेना नहीं होता। तो मैं कई बार मजाक में करता हूँ, मॉडर्न होने के लिए आपको आपके अंदर बहुत कुछ नई विशेषताएं आ जानी चाहिए। क्या है वो मॉडर्निटी? क्या है ऐसी बात, मॉडर्निटी में ऐसी ताकत क्या थी जो कि ये ग्लोबल हुई? पहली चीज है रैशनैलिटी। देखिए, मैं एक विद्वान को कोट बीच में ला रहा हूं। वो कहते हैं रीजन इज अनदर नेम ऑफ साइंस। तर्क ही विज्ञान का दूसरा नाम है। विद्वान का नाम भी ले लेता हूं, अंबेडकर साहब। अंबेडकर साहब से बड़ा मॉडर्न थिंकर नहीं हुआ इंडिया में। तो पहली चीज है रैशनैलिटी। इसी से जुड़ी हुई है साइंटिफिक टेम्परामेंट। पूरे मोमेंट रहे हैं ये, एनलाइटमेंट से आए हैं यूरोप में। अगर हिस्ट्री पढ़ी हो तो, अगर हमने थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, वैसे हिस्ट्री पूरा 4-5 शताब्दियों का पूरा एक बड़ा कष्टदायी प्रक्रिया भी है, बहुत इतनी आसानी से नहीं हुआ ये। तो एनलाइटमेंट। तीसरी चीज है ह्यूमनिज्म, मानववाद। ये मानववाद का विचार रेनेसां से उभर के आता है। पहले था वैसे ऐसे विचार, लेकिन वो दबा दिए गए। हमारे यहाँ भी है बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये परंपराएं हैं कुछ। चारवाक की परंपरा को भी देखो, वो रैशनैलिटी की बात करती है, साइंटिफिक टेम्पर की बात करती है। हमारे यहाँ भी है, हमारे यहाँ बहुत सारी परंपराएं। भारत को समझना भी आसान नहीं। तो मानववाद, लेकिन ये रेनेसां और रिफॉर्मेशन के बाद उभरा। मानवाधिकार की बात आई। भाई मानव की एक डिग्निटी है, हर इंसान की एक वैल्यू है, उसके अधिकार है। इसी तरह लिबरलिज्म, अभी मैं विशेषताएं बता रहा हूं। लिबरलिज्म यानी कि उदारवाद। आपने सुना होगा फ्रांस की क्रांति से उभरा थे नारा, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। चौथी चीज है सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। ट्रेडिशन में धर्म बड़ा इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। हम धर्म को बहुत महत्व देते हैं। हम भारत के लोग बहुत धार्मिक हैं, हद से ज्यादा धार्मिक हैं। इसलिए जो फुले और अम्बेडकर जैसे लोग भी धर्म की बात करते हैं, क्योंकि धर्म से बात की बिना बात बनती ही नहीं। फुले सत्य धर्म का विचार लाते हैं और अम्बेडकर बुद्धिज्म की ओर जाते हैं। तो लेकिन मॉडर्निटी जो है वो सेकुलर होती है। तो इसके इस तरह से जो है, और एक चीज और, मॉडर्निटी शुरू में यूरोसेंट्रिक थी, धीरे धीरे ग्लोबलाइज हुई। ये मैंने बता ही दिया। अब मैं तीसरी चीज है ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन और कुछ नहीं, ये मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशन ही है। हालांकि ट्रेडिशन का भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो आपके सेमिनार का थीम है ट्रांसफॉर्मेशन। आपने मॉडर्न शब्द शायद इसमें यही सोच के इसके अंदर इम्प्लाइड मान लिया होगा, और ये शायद सही सोचा है। लेकिन ट्रेडिशन का मॉडर्नाइजेशन होता है। ट्रेडिशन में बहुत ताकत होती है, सदियों पुरानी है ना, लेकिन ट्रेडिशन का बहुत सारा रूप बदल जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन जब होता है तो ट्रेडिशन अपना मूल जो रूप है
उससे काफ़ी हद तक बदल चुकी होती है, ये भी है। अब मैं डिबेट्स पे आता हूँ, जो हिस्टोरिकल और सोशियोलॉजिकल डिबेट है। इसमें देखिए मैं 5-7 थिंकर्स का नाम लूंगा, बस यहीं पे अपनी बात पूरी करेंगे इन्हीं थिंकर्स के साथ। पहला है रुडोल्फ एंड रुडोल्फ, बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट थे। दो व्यक्ति हैं, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ, L.I. रुडोल्फ एंड S.H. रुडोल्फ की किताब है मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन, बड़ी फेमस किताब है। इस किताब में वो बात करते हैं, उनका आइडिया क्या है, किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है या मॉडर्निटी की ओर कैसे जाते हैं। तो रुडोल्फ कहते हैं कि अडेप्टेशन होता है, मॉडर्निटी जो ट्रेडिशन है ये अडॉप्ट करती है। तो वो एग्जांपल देते हैं कि जो पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन है उसको कैसे अडॉप्ट किया गया है परंपरागत समाजों द्वारा। दूसरे मिल्टन सिंगर की किताब का नाम है हाउ व्हेन ए ग्रेट ट्रेडिशन मॉडर्नाइजेस। एक बड़ी परंपरा, महान परंपरा कब मॉडर्नाइज होती है। सिंगर जो है वो इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करते हैं। वो कहते हैं कि भारत में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसको कैसे एक्सेप्ट किया गया, वो भी अडॉप्टेशन की ही बात करते हैं। एरिक हॉब्सबॉम का मैंने जिक्र कर ही दिया। एरिक हॉब्सबॉम कहते हैं असल में रिक्रिएशन होता है, रिक्रिएशन ऑफ ट्रेडिशन। ट्रेडिशन नया रूप ले लेती है, रिक्रिएट हो जाती है। वही मैंने बताया ना, सेलेक्टिव मेमोरी है, उसको शेप किया जाता है, कुछ एक मेमोरीज को शेप कर दिया जाता है। जैसे आज हम सब में बातें होती हैं कि ऐसे देश था हमारा, इतने महान लोग थे, ये सब क्या है, रिक्रिएशन है। इसके बाद जो है गिडेन्स का जो विचार है, वो कहते हैं जो मॉडर्निटी है ये ग्लोबलाइज होती है। और इसके बाद विचार है, 2-3 विचार और दे दूं। एम.एन. श्रीनिवास का, एम.एन. श्रीनिवास से पहले मैं बात कर दूं योगेंद्र सिंह की। उसकी बड़ी फेमस किताब है योगेंद्र सिंह की, आपने भी सुनी होगी, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। योगेंद्र सिंह कहते हैं डायलॉग होता है, अपनी किताब में डायलॉग है, और ये डायलॉग कभी कभी इसमें टसन भी होती है, लेकिन ये डायलॉग स्मूथली हुआ है हमारे देश में। और योगेंद्र सिंह के बाद डीपी सिंह का नाम मैं लूंगा, डीपी मुखर्जी। डीपी मुखर्जी जो बात करते हैं वो कहते हैं डायलेक्टिकल प्रोसेस है ये। मैं बहुत ब्रीफली इनके आइडिया रख रहा हूं आपके सामने, बड़ी बड़ी किताबें हैं इनकी। वो कहते हैं डायलेक्टिकल प्रोसेस है, द्वंद्वात्मक प्रक्रिया है। ये डायलेक्ट क्या होता है, ठीक है, डायलेक्ट और जो डायलेक्टिकल प्रोसेस है इसको समझना है, थोड़ा सा मार्क्स को और हीगल को समझना पड़ेगा। थोड़ा सा ब्रीफली बता दूं, डायलेक्टिकल प्रोसेस में क्या होता है कि थीसिस और एंटीथीसिस, या एक विचार और दूसरा विचार दोनों आपस में पहले टसल में आते हैं, फिर दोनों ही का रूप बदलता है और फिर एक नई चीज आती है जिसको सिंथेसिस बोलते हैं, थीसिस एंटीथीसिस सिंथेसिस। तो डीपी मुखर्जी जो है इसको डायलेक्टिकल बताते हैं। फिर एम.एन. श्रीनिवास की बात और कर लूं। एम.एन. श्रीनिवास का नाम तो हम सब जानते हैं, सुना ही होगा आप सबने, है ना। बड़ा फेमस किताब है उनकी, कास्ट इन इंडिया एंड अदर एसेज, 1962 में छपी थी ये किताब। इस किताब ने पूरे भारत में बड़े पॉपुलर बना दिया इनको। एम.एन. श्रीनिवास कहते हैं ट्रेडिशन में फ्लेक्सिबिलिटी का एलिमेंट होता है। फ्लेक्सिबिलिटी समझ रहे हो, मतलब लचीलापन होता है। ट्रेडिशन में बड़ी ताकत होती है, ये लचीलापन है, बदल लेती है अपने आप को। एम.एन. श्रीनिवास एग्जांपल देते हैं अपनी किताब में सोशल मोबिलिटी का। एक उनकी टर्म है, उन्हीं की कॉइन की हुई, सोशल मोबिलिटी। और हाँ, संस्कृताइजेशन, संस्कृतिकरण क्या है। एम.एन. श्रीनिवास ने असल में ना थोड़ा सा उसके भी बायस थे, हर एक आदमी के होते हैं। शुरू में इसको ब्राह्मणाइजेशन का नाम दिया था कि भाई जो निचली जातियां हैं भारत में ये ऊंची जातियों की नकल करती हैं, एक तरह से वो ये कहना चाहते थे। जैसे देखा होगा ना, निचली जातियां हाई कास्ट के सरनेम या उसी तरह ऊंचे वर्ण का होने का दावा करती हैं। वो कहते हैं ये पहले तो नाम दिया उन्होंने इसको ब्राह्मणाइजेशन के, भी ब्राह्मणों की नकल करती है, फिर बाद में उन्होंने सुधारा कि आलोचना हुई कि संस्कृति, ये ऊंची संस्कृति बड़े लोगों की, ग्रेट कल्चर की नकल होती है एक तरह से, मतलब तो इसी तरह सोशल मोबिलिटी का उसका जो आइडिया है वो फ्लेक्सिबल है, मतलब आइडेंटिटी जो है, कल्चर से या ट्रेडिशन से जो चीजें आती हैं उनमें, और लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं। हालांकि इतना भी आसान नहीं होता ये, जैसे उन्होंने कह दिया, जैसे यादवों ने
अहीरों ने जब यादव कहना शुरू किया ना, है ना, मतलब हाई कास्ट जैसा सरनेम अपनाया, तो यूपी में दंगे फसाद जैसे नौबत आ गई थी। ये ब्रिटिश पीरियड की बात कर रहा हूँ। और प्रकाश ने बड़ा भारी विरोध किया, इतना आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते लोग, है ना। तो एम.एन. श्रीनिवास ने जो नकल भर कह दिया, इसकी भी आलोचना होती है। खैर, इसके बाद श्रीनिवास के बाद और लोग आते हैं। A.R. देसाई का नाम ले दूं मैं, जो हमारे इतिहासकार भी हैं, मतलब हम इतिहास के विद्यार्थी भी उनका नाम पढ़ाते रहे हैं। उनकी किताब सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म 1946 में आई थी। इस किताब में हम बात करते हैं कैपिटलिस्ट मॉडर्निटी की, जो खासकर ब्रिटिश पीरियड में आया। अंग्रेजी राज में जो पूंजीवाद लाया गया है यहाँ पे, ये कॉलोनियल कैपिटलिज्म था, औपनिवेशिक पूंजीवाद। उसमें मॉडर्निटी जो है वो किस तरह से, तो उसके पैराडॉक्सेस बताते हैं और किस तरह से वो आगे बढ़ी। इसके बाद 2-3 लोगों को और नाम ले दूं। एक मिशेल फूको का नाम मैं भूल गया, शुरू में बताना चाहिए था। मिशेल फूको की बड़ी फेमस किताब है, कई किताबें हैं। एक बड़ी फेमस किताब है हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी। पोस्ट मॉडर्न थिंकर है, नाम सुना होगा ना पोस्ट मॉडर्निज्म का। बहुत पुरानी परंपरा हो गई यूरोप में था, लेकिन हम अब सुनने लगे, पता नहीं जानते भी हैं कि नहीं। एम.एन. श्रीनिवास ये जो फूको हैं, फ्रांस के थिंकर हैं। फूको कहते हैं, सुनने की बात है समझने की, वो कहते हैं नॉलेज, वो एक नॉलेज पावर पैराडाइम देखते हैं। फूको का विचार है नॉलेज पावर पैराडाइम। ये जो नॉलेज है, इसका पावर के साथ एक नेक्सस है, समझ रहे हो। पावरफुल क्लास नॉलेज क्रिएट करता है। पावरफुल क्लास, जिसके हाथ में पावर होती है, वही नॉलेज बनाता है। तो ये है नॉलेज पावर नेक्सस या नॉलेज पावर पैराडाइम। और वो कहता है जो परंपरा है ये जो सो कॉल्ड जो ग्रेट ट्रेडिशन है, खासकर जो बड़ी परंपरा है, जो बड़े लोगों या ऊंचे वर्गों या भारत में ऊंची जातियों की परंपराएं होती हैं, खासकर इनको पावरफुल क्लास इनको प्रमोट करता रहा है, निचली परंपराओं को नहीं करता। पावर के साथ संबंध है। लेकिन वो एक इसका इलाज भी बताते हैं, इसका सॉल्यूशन भी बताते हैं कि निचले वर्गों के हाथ में जब पावर आएगी या पावर लेना चाहते हैं, तो उनको एक नए तरह का नॉलेज क्रिएशन, नॉलेज प्रोडक्शन करना पड़ेगा। फुले ने यही काम किया था। फुले की किताबें गुलामगिरी, किसान का घोड़ा, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक, फुले को मैं बहुत डीपली पढ़ा, मैंने 500 पेज का मोनोग्राफ लिखा। फुले पे मैंने फूको का जो थ्योरी है ये इम्प्लाई करी है। फूको तो अब बात करी है फूको ने। फुले तो आज से लगभग 200 साल पहले उनका जन्म हुआ था, तो लगभग 150 साल पहले, मतलब अपनी मैच्योर स्टेज में ये आइडिया उन्होंने दिया था। तो ये एक आइडिया ये है। और 2-3 सबाल्टर्न हिस्टोरियन है, जैसे पार्थ चटर्जी है, दीपेश चट्टोपाध्याय है। ये सबाल्टर्न जो हिस्टोरियन है ये बात करते हैं लिटिल ट्रेडिशंस की, क्योंकि सबाल्टर्न का मतलब होता है निचले वर्गों के, या जिनका दर्जा नीचा होता है। महिलाओं का भी दर्जा नीचा होता है, याद रखना। और निचली जातियां हैं या निचले समूह। भाई जो मॉडर्निटी है ये लेके कौन आते हैं? मॉडर्निटी को ज्यादातर इन लोगों ने लीड किया है, इनको, क्योंकि इनका सहारा बनती है। असल में लिबरेशन के आइडिया है वहां पे, मुक्ति के विचार हैं। तो इसलिए सबाल्टर्न ढंग से निचली परंपराओं को समझा, सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव से निचली परंपराओं को समझने की बात करते हैं। अब मैं मुख्य मुद्दों पे जो है, मैंने हिस्टोरियोग्राफिकल डिबेट थोड़ी बता दी आपको। अब मैं मुख्य मुद्दे गिनाता हूँ इसमें, मॉडर्निटी और ट्रेडिशन में, और हमें कहाँ जाना है ये भी मैं बताता हूँ, या कहाँ जा रहे हैं। देखिए इसमें 3 मुद्दे हैं। पहली बात, ट्रेडिशन का हमें क्या करना है। देखो पहली बात है, ट्रेडिशन क्या इंक्लूजन को रास्ता दे सकती है, क्या इक्वलिटी को रास्ता दे सकती है, क्या जस्टिस को रास्ता दे सकती है। सवाल ये है ना, जो भारतीय संविधान के जो हमारे प्रिंसिपल साहब भी पढ़ रहे थे, जो हमारे प्रेम्बल में लिखे हुए हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, पहला ही वायदा हमने पता क्या किया है? पहला ही वायदा किया है, वी विल एंश्योर जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये वायदा है हमारा। और शायद अम्बेडकर जैसा समाज का आखिरी व्यक्ति संविधान बना रहा था ना, इसलिए ये वायदा ऊपर आया। सबसे बड़ी जरूरत तो ये है ना लोगों की कि हमें जस्टिस चाहिए, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो
पहला सवाल ये है कि क्या ट्रेडिशन इसको लेके चल सकती है? असल में इस बात का बहुत प्रयास हुआ है, हम लोग लकी भी हैं इस मामले में। भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है दोस्तों, और उससे भी पहले जो इंडियन रिनेसां की तमाम परंपराएं, भारत का जो पुनर्जागरण है, विवेकानंद से लेके राजा राम मोहन राय से लेके स्वामी दयानंद हो, फुले हो, बाद में महात्मा गांधी हो, सब लोगों की एक राय तो रही है, एक राय रही है कि हमें सोशल रिफॉर्म करना है और हमें अनजस्ट परंपराओं को, जो अन्यायपूर्ण परंपरा है, इनको खत्म करना है। हालांकि इनमें मतभेद भी रहे हैं, खासकर फूले और अम्बेडकर का पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग रहा है, बाकी लोगों का अलग। बाकी लोग क्या करते हैं कि भाई ट्रेडिशन को भी लिया जाए, जैसे वो कहते हैं वर्ण व्यवस्था तो अच्छी है, छुआछूत बुरी है, सारा डिबेट इस पे चलता है। फूले कहते हैं, बाद में अम्बेडकर भी कहते हैं कि भाई वर्ण से ही तो जाति का आइडिया आया और जाति से अनटचेबिलिटी का आइडिया आया। तो मेन बीमारी क्या है? मेन बुराई तो वर्ण व्यवस्था है, इसको त्यागना पड़ेगा। वो लोग समझने में टाइम लेते हैं, बाद में गांधी इस तर्क से सहमत होते हैं। अम्बेडकर जैसा क्रिटिक, आइंस्टाइन जैसे क्रिटिक मिले हैं गांधी को, ये बहुत अच्छा रहा। गांधी बहुत बड़े ट्रेडिशनलिस्ट थे, लेकिन बाद में मॉडर्नाइज होते हैं, मतलब मॉडर्न चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। ऐसे ही भारत हिंदू धर्म में खासकर ये अच्छी बात रही, हिंदू धर्म में हिंदू सोशल रिफॉर्म की बड़ी स्ट्रॉन्ग परंपरा है, बल्कि मुस्लिम समाज थोड़ा छूट गया इस मामले में। वह सामाजिक सुधार की बात हुई ही नहीं ज़्यादा, सारी राजनीति चलती रही। सैयद अहमद शाह खां थे, वो राजनीति करते रहे, बाद में जिना जो है बिल्कुल अलग देश की बात पे अड़ गए। समाज सुधार तो छूट गया ना, इसलिए 3 तलाक वगैरह ये चीज़ें चलती रही। खैर, तीसरा इसमें सवाल ये है कि भाई कितना ट्रांसफॉर्म किया जाए। हाँ, इसमें दूसरा मुद्दा है, क्या मॉडर्निटी जो है ना, ट्रेडिशन इनइक्वालिटी को और इनजस्टिस को रीइंफोर्स करती है। तो एक मुद्दा ये है, रीइंफोर्स कितना करती है? करती तो है, लेकिन इसको हमें भी करना होगा समय रहते, और हमने किया भी है। अब मैं 2-3 बातें और कर दूंगा, 3-4 बातें और गिना दूं बस लास्ट में। पहली बात, ट्रेडिशन और भारत का जो व्यक्ति है, एक आम आदमी, खासकर पढ़ा लिखा आदमी, ये हमारे जैसे लोग जितने भी बैठे हैं, पता है ये सारे बड़े ही पैराडॉक्सिकल लोग हैं। हम सब बड़े पैराडॉक्सिकल, बड़ा विरोधाभास है हमारे अंदर। हम सब ट्रेडिशनलिस्ट भी हैं, अंदर से हम पक्के ट्रेडिशनलिस्ट हैं, ऊपर से हम मॉडर्न हैं। हम मॉडर्न चीजें अपना चुके हैं, पूरी तरह मॉडर्नाइजेशन की ओर भी बढ़ रहे हैं। हम इस विरोधाभास से निकलने के बड़े अजीब तर्क गढ़ते हैं। हम कहते हैं टेक्नोलॉजी को अपना लो, मॉडर्निटी ट्रेडिशन को नहीं छोड़ते, लेकिन टेक्नोलॉजी को अपनाने से मॉडर्निटी या मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। देखिए, टेक्नोलॉजी की बात मैं कर दूं, यूरोप में 5 औद्योगिक क्रांतियां हुई हैं अब तक, थोड़ा हमें भी उसका फायदा मिला है। 5 औद्योगिक क्रांतियों से गुजरा है। पहली है मैकेनिकल रेवोल्यूशन, 19वीं सेंचुरी में हुई, नाम गिना दूं मैं इनकी। दूसरी है मास प्रोडक्शन रेवोल्यूशन, ये 2 शताब्दियां तो इसी में लग गई, 19वीं और 20वीं शताब्दी। और 20वीं शताब्दी के आखिरी दशकों में इतनी तेजी से क्रांतियां होने लगी। तीसरी क्रांति हुई डिजिटल रेवोल्यूशन। उसके बाद आई स्मार्ट टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन, ये 10-10 साल में हो रही है। आपको पता है दुनिया में अब युद्ध ज्यादा नहीं हो रहे, सीमित लेवल पे हो रहे हैं, तो इसलिए इतना विकास हो रहा है इंडस्ट्री का, टेक्नोलॉजी का। स्मार्ट टेक्नोलॉजी, एआई रेवोल्यूशन, इससे अभी हमें थोड़ा पता चला है, लेकिन यूरोप में आगे बढ़ गए हैं लोग, वेस्ट में, वहाँ एक और क्रांति की ओर जा रहे हैं, वो है ह्यूमन मशीन कोलैबोरेशन रेवोल्यूशन। क्योंकि एआई को बेलगाम भी नहीं छोड़ा जा सकता, मानव और मशीन का कोलैबोरेशन होगा। ये 5 क्रांतियां हो चुकी हैं। इन क्रांतियों के फायदे हमें भी मिले, लेकिन इनके फायदे उठा लो। मैडम संगीता बता रही थी कि भाई मैं एआई की भी बात करता हूँ, एआई की बेशक करनी है हमें बात है, हम सब करते हैं, लेकिन हमें पूरी मॉडर्निटी को एक्सेप्ट करना होगा। मॉडर्निटी के बिना बात बनती नहीं। अंदर से जो ट्रेडिशन में जो बीमारियां हमारी, वो भी हमें क्योर करनी होंगी। तो दूसरा मुद्दा है अगला, वो है क्या ट्रेडिशन और मॉडर्निटी बाइनरी है? एक मुद्दा ये, बाइनरी का मतलब बिल्कुल अलग अलग, या फिर ये जो है एंटीथेटिकल है, थीसिस और एंटीथीसिस जैसे लोगों ने बताया, या फिर ये जो है डायलेक्टिकल है। देखो, ये कई बातें लोगों ने अलग अलग इंटरप्रिटेशन करी है। एक बात तो मैं कर दूं, थोड़ी बाइनरी तो है, ऊपर से दिखती है बाइनरी है भी, भाई ट्रेडिशन सदियों पुरानी है,
मॉडर्निटी और ट्रेडिशन की विशेषताओं में बहुत फर्क है। बाइनरी तो है लेकिन एंटीथेटिकल भी है, क्योंकि वो थीसिस है, फिर उसका मॉडर्निटी जवाब एंटीथीसिस है, और फिर हम सिंथेसिस की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन साथ में डायलेक्टिकल भी है, जैसे ईगल ने कहा। डायलेक्टिकल का मतलब एक तरह से मतलब हम डायलॉग भी कर रहे हैं। ये डायलॉग होता ही आया सदियों से, पहले भी होता है। तो डायलेक्टिकल भी है, थोड़ी सी बाइनरी भी है, मतलब कम्प्लेक्स चीज है, इतनी आसान नहीं है। जैसे हम कम्प्लेक्स है ना, हम परंपरावादी भी हैं और आधुनिक भी हैं, दोनों ही पैराडॉक्स साथ लेके चलते हैं। तीसरी बात है जो मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशन है। मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आता है? देखिए, मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रगल से आता है, आंदोलनों से आता है, प्रतिरोध से आता है, और हाँ, इनोवेशन से आता है। आपको याद होगा डार्विन जैसे लोग, डार्विन के पता है जब डार्विन ने कहा कि भाई हम जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम की किताब लिखी कि भाई हम सब बंदर से, प्राइमेट से निकले हैं। बंदर का मतलब आज के बंदर नहीं, वो भी हमारे ही भाई हैं। मतलब उसमें इतना भारी मजाक उड़ाया गया। इंग्लैंड के थे डार्विन, इंग्लैंड में कार्टून छपते थे, उनको गुरिल्ला या बंदर बना के छापा जाता था। तो इन वैज्ञानिकों ने इनोवेशन जो किए, नए विचार दिए, उससे धीरे धीरे मॉडर्निटी को रास्ता बना। हालांकि बहुत सारे लोगों को तो मार भी दिया गया, बहुत सारे लोगों को सजाएं दी गई। गैलीलियो का काम जानते हो, बहुत सफरिंग सही है। हम लोगों को तो उनके करे हुए आविष्कारों का फायदा मिल रहा है, इसलिए तो हम महत्व नहीं जानते ना मॉडर्निटी है क्या, कितनी कीमती चीज है, साइंस कितनी कीमती चीज है। दूसरी बात, तो जो मॉडर्निटी है, मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरी बात है इसको लीड कौन करते हैं, ये मैंने बता ही दिया। ये ज्यादातर हैव नोट करते हैं, या जो समाज के सताए हुए लोग हैं या सबाल्टर्न लोग हैं, जैसे महिलाएं। हमारे देश की महिलाएं नहीं कर रही इतना, लेकिन हाँ, क्योंकि अब हाँ, जो वीकर सेक्शंस या मार्जिनलाइज तबके, मार्जिनलाइज जो मार्जिन पे धकेल दी गए। मैं एक बात बताऊं, जरा गौर करना, मैं एक बात बताऊं, भारत में सबसे ज्यादा मॉडर्निटी की बात करने वाला जो मोमेंट रहा है वो दलित मोमेंट रहा है। जो दलित वर्गों के लोग हैं, डिप्रेस्ड क्लास के, इन्होंने बहुत भारी आंदोलन चलाया। असली बात तो ये है कि आंदोलन ही इनके थे। भारत में सामाजिक आंदोलन नाम की कोई चीज थी ना, वो दलित आंदोलन ही है। भारत में ना महिलाओं ने कोई आंदोलन चलाया, कोई फेमिनिस्ट मूवमेंट है नहीं भारत में। भारत में ना कोई जो है किसानों के इतने मूवमेंट है, ना पिछड़े वर्गों के कोई खास मूवमेंट है। मैं बड़ी सीधी टिप्पणी कर रहा हूँ। इन सब के मुद्दे भी दलितों ने ही उठाए हैं, दलित नेताओं ने, फुले और अम्बेडकर जैसे लोगों ने। तो हुआ क्या, बाद में लकीली अम्बेडकर साहब बड़े ही इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन भी थे, किसी तरह संविधान सभा में उनको स्थान मिला, और वो भी ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन। ये भी इतनी आसानी से नहीं मिला, पॉलिटिक्स समझनी पड़ेगी अम्बेडकर की। एक टाइम तो संविधान सभा से बाहर ही कर दिए गए थे वो। खैर, तो उनको वो स्थान मिला, समाज के आखिरी व्यक्ति संविधान बना रहे हैं। उन्होंने सबका ख्याल रखा, महिलाओं को एक झटके में अधिकार दिला दिए, अन्य वर्गों को एक झटके में सब लोगों को अधिकार दिलाए। दलित वर्ग को मिले ऑब्वियसली। अमेरिका में 1965 में मताधिकार मिलता है महिलाओं को, भारत में कब मिला? 1950 में, संविधान जब लागू हुआ। एक ही झटके में, कोई लड़ाई नहीं लड़ी, कोई संघर्ष नहीं। तो लेकिन नॉर्मली ये जो है यूरोप में के कंटेक्स्ट में मैं बात कर दूं, ज्यादातर जो है मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशन किया है इन लोगों के आंदोलनों ने। मार्जिनलाइज्ड तबके जैसे ब्लैक मूवमेंट है, दलित मूवमेंट हमारे यहाँ है, जैसे फेमिनिस्ट मूवमेंट है, यूरोप में लड़ी है महिलाएं, बहुत लड़ी हैं, बहुत सारे स्टेजेस से गुजरी है। फेमिनिज्म जो है ना, उसको पढ़ो अगर आप, वहाँ का जो फेमिनिज्म है आखिर में तो बहुत रेडिकल हो जाता है। तो तब जाके वहाँ अधिकार मिलते हैं, 65 में जाके अधिकार देते हैं। देखो ना, लड़ाई लड़नी पड़ती है, हमें तो एक झटके में मिल गए। थोड़ा अम्बेडकर का ऋणी होना चाहिए हमें। तो एक और बात है, मैं ट्रेडिशन की दो बात और कर दूं। ट्रेडिशन जो है वो कैसे मॉडर्नाइज होती है? पहली बात मैंने बताया, ट्रेडिशन अडप्टेशन करती है। ट्रेडिशन जो है और बड़ा शानदार अडप्टेशन कर लेती है। तो मैं इसकी उदाहरण देता हूं, जैसे फैमिली सिस्टम है। फैमिली सिस्टम हमारा टूट गया, जानते हो ना, न्यूक्लियर फैमिली आ गई, अब सब लोग न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं। लेकिन वो जॉइंट फैमिली तो खत्म हो गए ना, लेकिन किनशिप रिलेशन अभी भी जिंदा है। किनशिप रिलेशन का अपना महत्व है। भाई एक रिश्तेदार यूरोप में बैठा है,
एक बैठा है कनाडा में, एक बैठा है दक्षिण भारत में, लेकिन आपस में फोन पे बात तो करते हैं। एक और उदाहरण देता हूँ कास्ट का, बड़ा इंटरेस्टिंग है। रजनी कोठारी, कोठारी का नाम सुना होगा सभी, है ना? बड़ी फेमस किताब लिखी थी, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। काफी पुरानी किताब है, हम जब पढ़ते थे तब भी हमारे टीचर बताते थे ये किताब पढ़ो। उस समय इतनी नहीं पढ़ी होगी, स्टूडेंट थे ना, बड़ी बड़ी किताबों से डर लगता था, बाद में पढ़ी। रजनी कोठारी कहते हैं कि कास्ट ने इतना सुंदर एडेप्टेशन किया है, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। भारतीय पॉलिटिक्स में देखो ना, जाति कैसे पूरी तरह घुस गई। जाति कहीं नहीं जाती, जाति हर चीज में घुस गई। यूरोप में जब हमारे लोग गए हैं, वेस्ट में गए, अपनी जाति साथ लेके गए। जाति इतना मतलब जबरदस्त एडेप्टेशन करती है। हम सब जातियां हैं यहाँ, जितने भी लोग बैठे हैं ना, मैं ये भी बता दूं, कोई भी जाति को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। बता दो, मैं भी टेस्ट करके दिखा देता हूँ। कोई एक भी आदमी हाथ खड़ा करो जो जाति से बाहर हो। ये है एडेप्टेशन। किसी के माँ बाप ने इंटरकास्ट मैरिज किया हो, एडेप्टेशन। कि कितना जो है ट्रेडिशन अडॉप्ट करती है, और यही प्रॉब्लम है। बस लास्ट की बात एक और कर दूं, जो ट्रेडिशन है, जो मॉडर्निटी है या मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, ये नॉलेज पावर पैराडाइम या जो है मतलब जो पावर रिलेशन है, इससे भी बदलता है। पावर रिलेशन में जो बदलाव आएगा ना, जो सत्ता का संतुलन है वो किसके हाथ में है? अभी सत्ता बड़े लोगों के हाथ में है, लेकिन कभी न कभी छोटे लोगों के भी हाथ में आएगी। डेमोक्रेटिक सोसाइटी है। अंबेडकर ने कहा था, मैं अंबेडकर को फिर ला रहा हूँ, अंबेडकर ने कहा था पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो बना ली, सोशल डेमोक्रेसी नहीं है इस देश में, ना इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है। तो ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को वो लोग जो सदियों से झेल रहे हैं ना, वो अगर आपने सोशल डेमोक्रेसी इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नहीं बनाई तो वो आग लगा देंगे। साफ साफ कहा है संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 का भाषण होगा। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, निचले लोगों की एस्पिरेशंस बढ़ रही हैं, पावर में आने का प्रयास कर रहे हैं, कभी कभी आए भी हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ, पावर रिलेशन बदलते हैं, कैसे बदलता है ट्रेडिशन। जब यूपी में मायावती सीएम बनी, मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ। मायावती सीएम बनी तो बहुत सारे ब्राह्मणों ने उसकी पार्टी को ज्वाइन किया, है ना? बड़ा इंटरेस्टिंग मामला। भाई ब्राह्मण दलित पार्टी को वोट दे रहे हैं क्योंकि पावर डायनामिक्स बदल गया है। ऐसे बदलता है, इतनी आसानी से नहीं बदलता। दूसरी चीज है इनोवेशन से नए आविष्कार होंगे। तीसरी चीज है नॉलेज प्रोडक्शन से। नॉलेज प्रोडक्शन, नया नॉलेज क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे फूले ने किया, जैसे अंबेडकर ने किताबें लिखी, जैसे बाद के लोगों ने, और भी लोग लिख रहे हैं, काफी लोग लिख रहे हैं जो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल है। तो मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे रहा हूं। अब सवाल ये है कि ट्रेडिशन को देखिए, जो समाज है वो समय के साथ, पास्ट के साथ डायलॉग करते हैं, है ना? भारत का समाज भी अब बड़ा एक ट्रांजिशन से गुजर रहा है। हम एक ट्रांजिशनल फेज में हैं। हम पूरी तरह ट्रेडिशनलिस्ट लोग हैं, हद से ज्यादा ट्रेडिशनलिस्ट लोग हैं, हद से ज्यादा धार्मिक हैं, हद से ज्यादा परंपरावादी हैं, हद से ज्यादा जातिवादी हैं। आई एम सॉरी, मैं ऐसी बात बोल रहा हूँ। हद से ज्यादा कॉम्युनल है। ये सब ट्रेडिशन से आया है, लेकिन हम बदल भी रहे हैं और हमें बदलना होगा। दो है इसमें। अब सॉल्यूशन क्या पूरी तरह मॉडर्निटी को अपना लें? नो, मैं ये नहीं कहूंगा। हमें इंक्लूसिव ट्रेडिशन बनानी है। तो दो बात कहता हूं, ट्रेडिशन को थोड़ा इंक्लूसिव होना पड़ेगा, है ना? ट्रेडिशन को थोड़ा सा ओपन होना पड़ेगा, और मॉडर्निटी को एथिकल होना पड़ेगा। मॉडर्निटी, देखिए, मॉडर्निटी का अपना एक गलत मतलब ले लिया जाता है ज्यादातर लोग जो कर रहे हैं। मॉडर्निटी का मतलब अश्लीलता नहीं होता, जैसे यूरोप में हुआ, वहां जो सेक्सुअलिटी मूवमेंट उभरे, न्यू मॉरलिटी आई, वगैरह वगैरह, बहुत कुछ हुआ है वहां। वो मॉडर्निटी का मतलब नहीं है मेरे ख्याल में। मॉडर्निटी एथिक्स के साथ भी चले, तो एथिकल मॉडर्निटी और इंक्लूसिव ट्रेडिशन, ये दोनों मिलकर जब चलेंगे, और इन्हीं में ही भारत का, देखिए, भारत बहुत प्राचीन देश है, बहुत परंपरावादी देश है, प्राचीन परंपराएं है हमारी, हम उनको छोड़ नहीं सकते। और लेकिन हमारे पास कई तरह की परंपराएं हैं। हमारे पास देखिए बड़ी परंपराएं, सो कॉल्ड ग्रेट ट्रेडिशन, जो ऊंची जातियों या ऊंचे वर्गों से आई है। उसके अलावा हमारे पास लिटिल ट्रेडिशन भी तो है, बहुत सारी लिटिल ट्रेडिशन है, निचले वर्गों की परंपरा है, वो शायद कहीं आदिवासियों की परंपरा है, वो कहीं ज्यादा इंक्लूसिव है।
उनको भी समझना होगा, उन परंपराओं को। इसके अलावा हमारे पास क्षेत्रीय परंपराएं हैं, हमारा बहुत बड़ा देश है, रीजनल ट्रेडिशन बड़ी जो है इंटरेस्टिंग है, उनको भी देखना होगा। तो उन सारी ट्रेडिशंस का जो कलेक्टिव होल है वो भी हम साथ में लेके चलें। हम एक प्लूरल सोसाइटी हैं, हम एक इंक्लूसिव सोसाइटी हैं। सदियों से हम ऐसे इसीलिए बने हैं कि हमारा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है। हम बहुत तरह के लोग हैं, लेकिन समय के साथ हम एक साथ रहना सीखें। मैं अम्बेडकर की टिप्पणी से ही बात पूरी करता हूं। अम्बेडकर कहते हैं कास्ट इज नॉट द डिवीजन ऑफ द पीपल ऑफ कास्ट इज डिवीजन ऑफ द पीपल ऑफ सेम रेस। कास्ट जो है वो एक ही नस्ल के लोगों का विभाजन है। अम्बेडकर नस्लीय थ्योरी को नहीं मानते थे। कई लोग नस्लीय थ्योरी, मूल निवासी का भी विचार देते हैं ना, कई लोग निचले लोग जो है मूल निवासी थे। अम्बेडकर ने नहीं माना। उन्होंने कहा अगर अलग अलग नस्लें भी थी ना हमारी, तो भी हम मिक्स हो गए। और जाति तो बहुत पुरानी भी नहीं है। मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, मैं बता सकता हूँ जाति का इतिहास सारा 1500 साल का भी नहीं है। उससे पहले तो हम एक ही थे, अलग अलग भी थे, तो भी आपस में कभी लड़े भी होंगे, फिर एक साथ मिक्स अप हो गए। शक्ल एक ही है हमारी। अब मेरी शक्ल को देख के लोग मुझे कह देते हैं आप तो लगते ही। मैंने कहा भाई ये क्या सवाल है, आपका लगते नहीं, हम एक ही तो हैं, हम एक ही तो हैं, हमारे गोत्र सेम है। आपको नहीं समझ में आती ये बात। ये गोत्र सेम क्यों है? ये हमारी समान नस्लीयता को दिखाते हैं। ओके, हमारी परंपराओं को कि कैसे हम एक थे, मिक्स थे, लेकिन कैसे इस जाति ने और इस तरह की चीज़ों ने हमें अलग किया, ट्रेडिशनल चीज़ों। तो हमें नया राष्ट्र बनाना है, नया नेशन। वही बात अम्बेडकर की कि इसके बेस पे, इस तरह की ओप्रेसिव परंपराओं के बेस पे यू कांट बिल्ड ए नेशन, राष्ट्र नहीं बना सकते। यू कांट बिल्ड ए मॉरलिटी, यू कांट बिल्ड ए चैरिटी। चैरिटी बताइए हमारी संस्थाएं कैसी हैं? हम बुरा मत मानना, ब्राह्मण सभा, क्षत्रिय सभा, राजपूत सभा, जाट सभा और हाँ चमार सभा, बुरा मत मानना, ऐसी ऐसी सभाएं बनाते हैं। चैरिटी किसके लिए? अपनी जाति के लोगों के लिए। क्या बात है, ये राष्ट्र बनेगा कैसे भाई जब चैरिटी आपकी जाति के लोगों के लिए? सबसे बड़ा सवाल है इस देश का। ट्रेडिशन में सबसे बड़ा सवाल है जाति का, मेरे विचार। इस सवाल को एड्रेस करना होगा और मॉडर्निटी की जो तमाम जो इंक्लूसिव जो आइडियाज हैं वो हमें अपनाने होंगे। और एथिक्स को नहीं छोड़ना, एथिक्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। हमारी परंपराएं हैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म, तमाम धर्म जो है हमारे यही बात करते हैं, एथिकल रहना चाहिए। तो थैंक यू।